हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 के इंटरव्यू के जो हम वीडियोस कुछ आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डीएएफ। डीएएफ का इम्पोर्टेंस, कहते हैं ना कि आपका डीएएफ वह आईना है जो आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। आईने में क्या है, हम अपनी शक्ल देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं कि किस ढंग से कोई भी चीज है तो हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं। बहुत बार जो होता है ना, कहते हैं कि आपकी आंखें झूठ नहीं बोलती है। तो आप जब अपने आप को आईने में देखते हो, बहुत बार कहा जाता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर किसी चीज को बोलने पे आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, तो आपसे ये कहा जाता है कि आप आईने के सामने बोलने का कोशिश करो। क्योंकि या तो कोई है जो आपको बता रहा है कि आप किसी चीज के रिप्लाई कर रहे हो तो आप कैसा बिहेव कर रहे हो, आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसा है, और ये सारी चीजें। तो यही डीएएफ आपका आईना है जो आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। यूपीएससी के जो आप इंटरव्यू में जाते हो, तो जस्ट इमेजिन करो कि आपसे डीएएफ तब भरवाया जाता है जब आप रिटेन क्वालिफाई कर गए हुए होते हो। एक्चुअल में डीएएफ को क्या बोलते हैं? डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। हाउएवर एप्लीकेशन फॉर्म तो सारे कैंडिडेट भरते हैं, लेकिन उसमें डिटेल्ड सारी चीजें नहीं होती है। क्यों? उस समय या यदि देखा जाए तो एक तरीके से ये डबल बर्डन है। डबल बर्डन इन द सेंस है कि एक ही बार इनिशियल ही डीएएफ भरवा लिया जाए और फिर कैंडिडेट को एक तरह से अननेसेसरी प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखोगे कि डीएएफ तब भरवाया जाता है जब रिटेन क्वालिफाई हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनिशियल में आप जो लाख्स ऑफ कैंडिडेट भरते हैं, तो उसमें यूपीएससी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि आपके हर चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाए। दैट्स फाइन, जो क्वालिफाई कर गए, हाँ, वो अब इसका मतलब है कि 1% लोग, 2% लोग, व्हाटसोएवर कंडीशंस है, उसमें आप में इंटरेस्टेड है यूपीएससी की अब मोर एंड मोर जाने। सिविल सर्विसेज में आज के डेट में देखो कि 2 डीएएफ भरा जाता है। इनफैक्ट यदि देखें तो पहले आप कोई फॉर्म भर रहा है, उसके बाद डीएएफ 1 भरा जाता है और डीएएफ 2 भरा जाता है। इसका मतलब सिविल्स में और क्या हो गया है सीएससी में, कि फर्स्ट आप फॉर्म भरे, 10 लाख सपोज कैंडिडेट फॉर्म भरे, बस आपने फॉर्म भर दिया, क्या गलत सही, हाँ, आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप सारी इंफॉर्मेशन सही भरोगे। लेकिन फिर उसके बाद डीएफ 1 भरा जाता है। अब कुछ कैंडिडेट हैं 8,000, 9,000, 10,000 व्हाट्सएवर कैंडिडेट, उनके डीएफ 1 भरे जाएंगे। उस डीएफ में भी सारे इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांगे जाते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन उन वो रखे जाते हैं कि यदि आप रिटेन क्वालिफाई हो उसके बाद हम आप में इंटरेस्टेड हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डीएफ, कि सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि वो डीएफ अपना फील करें। तो आप डीएफ जब फील करते हो, लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं जो कि डीएफ के स्टेज में, फॉर एग्जांपल बहुत सारे हैं कैंडिडेट हर साल जो डीएफ भरने से पहले से कांटेक्ट में रहते हैं, इन द सेंस कि जो हमसे जुड़े हुए हैं एट द एंड ऑफ द डे, की रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, रिटन से ही जुड़े हुए हैं, या प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया तब से ही जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं अपने डीएफ के बारे में बताते हैं कि हाँ, ये हमें डाउट आ रहा है, हम इसमें क्या करें, तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट करवाते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि किसी ढंग से डीएफ भरते हैं तो कुछ उनमें एरर रह जाते हैं, खास करके जैसे लैंग्वेज वगैरह में है, और कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो होता है उसमें उनसे मिस्टेक्स रह जाता है। या फिर जैसे हॉबी है, तो हॉबीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो चीजों को उन्होंने किया लेकिन शायद अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं। दैट्स फाइन, आप जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो उसको आपको जस्टिफाई करने का जरूरत होता है। तो कुछ चीजें ऐसी है कि सपोज आपने कोई मिस्टेक कर दिया, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज में कुछ कैंडिडेट होते हैं, तो वो लैंग्वेज में बहुत लोगों का मिस्टेक होता है, कुछ में इस फॉर्म में, कुछ उस फॉर्म में। तो जो एक्चुअल में आपने मिस्टेक कर दिया, आप उसको अब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि कैंडिडेट से मैं बात करता हूं या मॉक इंटरव्यू लेता हूं,
तो इनिशियली देखता हूँ कि उनका आंसर कुछ और होता है और उनका डीएफ कुछ और कहा कहता है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है मेनी टाइम कि बहुत सारे कैंडिडेट को देखोगे ना कि वो बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में कम मार्क्स मिला। तो अ लॉट ऑफ टाइम ये होता है, शायद उस पार्टिकुलर टाइम में आपका डीएफ जो आपके बारे में कहता है, वो शायद आपका आंसर जस्टिफाई नहीं कर रहा हुआ होता है। हाँ, अब ये नहीं है कि आप जानबूझ करके नोइंगली उस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन शायद इंटरव्यू पैनल, इंटरव्यू बोर्ड जो है, उनकी नज़र में ये लगता है कि जो ये कैंडिडेट है, जो डीएएफ में लिखा है, तो उसके बारे में वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। इनफैक्ट बिफोर यू रीच इंटरव्यू बोर्ड, आप बोर्ड में पहुँचते हो, उसके पहले उनका आपका डीएएफ उनके पास होता है। मान के चलो कि हाफ एन आवर पहले आपके डीएफ उनके पास पहुंच गए, वो डीएफ को देखे, अभी तक कैंडिडेट से नहीं मिले हैं, अभी तक आपको नहीं जाने हैं, लेकिन उस डीएफ को पढ़ने के बाद आपका एक इमेज बनता है कि हाँ, ये कैंडिडेट इस ढंग का होगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हमसे इंटरव्यू के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लंबे समय से जुड़े हुए रहते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको मैं लंबे समय से जान रहा हुआ होता हूँ, रिटन के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी और तरीके से उनके क्वेश्चंस क्यूरी ये होते हैं। लेकिन तब तक मैं हर चीज उनके बारे में जानता नहीं हूँ, और इनफैक्ट कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा तो मैं उसके बारे में डिटेल क्यों पूछूं कि आपके फादर क्या कर रहे हैं, आपके मदर क्या कर रहे हैं, या आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, उसकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब मैं सेम कैंडिडेट का डीएफ देखता हूं, तब मुझे लगता अच्छा, ये कैंडिडेट तो इस ढंग का है। अब फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है, तब मुझे पता चलता अच्छा अच्छा, इन्होंने यहाँ यहाँ काम किया है। फिर एक तरह से जो अब तक मैं उनको देख रहा था, तो डीएफ देखने के बाद एक दूसरा इमेज बनता है। अब उस इमेज के अनुसार फिर मैं उनको गाइड करता हूं कि हाँ, आप यदि ये कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं बहुत सारे जो ऑलरेडी जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बहुत मिलते हैं। अब उसमें से फॉर एग्जांपल कोई आईआईटी से हैं, कुछ एनआईटी से हैं, कोई ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप के कॉलेजेस से हैं। तो हर का जो डीएफ होता है वो अलग अलग होता है। एक कोई सेंट स्टीफेंस कॉलेज का बंदा है, उसका डीएफ देखने के बाद यदि इंटरव्यूअर ने देखा कि अच्छा, इंटर में 98.3% सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो भी है वहां से, अच्छा मैथ में ग्रेजुएट ये इतने परसेंट, तो एक उनका जो आपके प्रति इमेज होता है, आपसे मिलने से पहले उनका, उनके नजर में आपका एक इमेज बनता है। यदि वो इमेज जो है आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो नो डाउट मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन वो जो कहते हैं ना, बहुत बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि डीएफ बहुत एक्सीलेंट है, उन्होंने इमेज बना रखा है कि ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ही विल डू, ही और सी विल डू। लेकिन जब आप रिप्लाई देते हो, तो वो उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं जाता है, तो फिर आपको कम मार्क्स मिलता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका उन्होंने डीएफ देखा, अच्छा अच्छा, ये लड़का लगता है सिर्फ और सिर्फ मस्ती किया है, सिर्फ लाइफ में किसी ढंग से यहाँ पास किया है, 4 अटेम्प्ट, लास्ट 4 अटेम्प्ट से दे रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा। तो एक तरह से अननोइंगली, ऐसा नहीं है कि वो अभी तक आपको पूरे जान रहे हैं, लेकिन जो आपके डीएफ से एक इमेज बनाते हैं। अब वो इमेज हर पर्सन का अलग अलग, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंडिडेट, वो जानते हैं ऐसे कि एक्सेप्शनल कैंडिडेट बहुत सारे मिलते हैं जिनका लिखा हुआ डीएफ में कुछ और होता है, वो चीज कुछ और होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। अब वो मान के चलो देखा, अच्छा ये लड़का हमेशा थर्ड डिवीजन लाया है, या सेकंड डिवीजन से ऊपर कभी नहीं गया, 55%, 56%, 52% ये स्कोर किया है, कोई भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट इसके पास नहीं है। लेकिन जब आपसे वो क्वेश्चन पूछने लगे, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई करते हो, तो नो डाउट यदि आप 80 मार्क्स डिजर्व कर रहे थे, तो आप 100 भी प्राप्त कर सकते हो। तो हमेशा है, कुछ चीजें जो डीएफ में है, ये डीएफ में कितनी कंटेंट है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं तो पूछते सर, मैंने तो कभी मेडल जीता नहीं, मैं कभी स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं, यहाँ पूछा हुआ कर इससे निगेटिव तो नहीं जाएगा? बोले नहीं, हर कोई शायद कुछ चीजें होती है जिसके कारण कि वो उतना लकी नहीं हो पाता है, या तो उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या उस पर्टिकुलर टाइम में उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसके कारण वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना कर पाया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बंदे को मार्क्स नहीं मिलेगा, यस मिलेगा।
लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं, जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके फादर की इनकम सपोज 50,000 60,000 पर ईयर है, या पर मंथ नहीं, पर ईयर है। हाँ, अब कहोगे कि उसमें काम कैसे चलता है, तो कोई एग्जाम्पल फार्मर है, उनकी इनकम जस्ट 1 लाख रुपीज है, लेकिन उनको चावल दाल मिल जाता है घर से, उन्हें सब्जी वगैरह घर से मिल जा रहा है, उनके पास रहने के लिए छत है, तो उनका लाइफ जो है सिंपल से काम चलता है। तो शायद एक बंदा जो है वो अपने स्कूल से आता है, वो अपने कॉलेज से आता है और अपने फादर को हेल्प करता है एग्रीकल्चर में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में, तो शायद उसको क्रिकेट खेलने का मौका ना मिला हो, उसे फुटबॉल खेलने का मौका ना मिला हो, कुछ उसे एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी का मौका ना मिला हो, उसे बाहर घूमने का मौका ना मिला हो। लेकिन इसका ये कभी मतलब नहीं होता है कि वो बंदा को मार्क्स नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट लिखे, गोल्ड मेडल इन दिस, गोल्ड मेडल इन दैट, इंटर स्पोर्ट्स, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स मीट में ये हमने किया, या फिर कॉलेज में स्कॉलरशिप मिला, आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन दिस सब्जेक्ट, या ऑल थ्रू आउट 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग आई वाज द टॉपर ऑफ क्लास। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका 120 मार्क्स रिजर्व है। नहीं, आप हर कोई के पास अपॉर्चुनिटी है। कुछ आपने मिस्टेक्स कर दिए हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, मिस्टेक इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन अबाउट दैट मिस्टेक्स। या जो कुछ चीजें आपने लिखा है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जब बोलते हैं तो उनका लगता है कि ऑप्शन उनको एक्चुअल में देना चाहिए था बीएसएफ, उनका रिप्लाई होता है, लेकिन यदि देखा जाए तो बीएसएफ चौथे पोजीशन में है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपने अब जो कर दिया, सम टाइम होते हैं कि सर जैसे जब मैं बात करता हूं तो ऑब्वियसली है, इंटरव्यू बोर्ड के सामने मैं तो प्रिपरेशन करवाऊंगा ना, मैं तो उस लेवल से उनको ये करवाऊंगा कि आपको वो रिप्लाई कहाँ देना है। तो जब वो ऑनेस्टली रिप्लाई करते हैं इन द सेंस कि वो किस ढंग से ऑप्शन, तो बहुत सारे कैंडिडेट को होता है कि सर पेरेंट्स की ये चॉइस थी कि मैं ये इस ऑर्डर में दूं, या फिर होता है कि मैंने किसी फ्रेंड से या जिनसे भी किया है। लेकिन आपका जो रिप्लाई होना चाहिए वो मैच करना चाहिए। तो हमेशा ये चीज को ध्यान रखो कि जो अब तक आपका डीएफ है वो उसको प्रॉपर तरीका से एनालाइज करो, जो आपने ऑलरेडी चूंकि फिल कर दिया है, अब उसमें फिल आप चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनको मैंने चेंज करवाया, लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं जो जुड़े हुए रहते हैं उसके बावजूद भी मिस्टेक करते हैं। क्यों? उसका कारण बहुत बार क्या होता है ना, कि वो पार्ट पार्ट में क्वेश्चन को पूछते हैं, लेकिन जब डीएफ फील हो गया, प्रिंट प्रीव्यू लेकर के सेंड करना होता है, तब शायद वो नहीं कर पाते हैं। अब सबकी अपनी अपनी इश्यूज होते हैं। उसके बाद जब मैं एक्चुअल में डीएफ देखने लगता हूं, तो अच्छा यार जब तुम जुड़े हुए थे तो क्यों नहीं बताए? बोले सर सॉरी। लेकिन आप उस चीज को अब चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसके आंसर्स बनाओ, उसके देखो कि वहां हम उस चीज को कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ थिंग्स होती है। मैं बहुत बार कैंडिडेट को बोलता हूं कि ये टास्क करो, ये टास्क करो, ये करो। इसका मतलब नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैं एक डायमेंशंस दे रहा हूं कि इस डायमेंशन में वर्क कर रहे हो तो चीजें आपकी अच्छी होंगी। तो आप ऑलरेडी जानते हो कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली है, वो आपके डीएएफ से पूछा जाता है। ठीक है, तो डीएएफ में आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म इसको बोलते हैं, तो इससे ही पूछा जाता है। लॉट ऑफ थिंग्स होता है ना कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो डीएएफ में कुछ चीजें मेंशन करना भूल गए हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि आपने डीएएफ है, फॉर एग्जांपल ये डीएएफ आपने अक्टूबर नवंबर में भरा। अब डीएफ भरे हुए और इंटरव्यू में गए हुए में सपोज आपका 7 मंथ का डिफरेंस आ रहा है, तो उस 7 मंथ्स में आपने कुछ अचीव किया हुआ, कुछ एक्स्ट्रा गेन किया हुआ है, तो अब वो तो डीएफ में नहीं है। लेकिन जब आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप उस चीज को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो जिस समय डीएएफ भर रहे थे उस समय वो कोई जॉब ज्वाइन करने के प्रोसेस में थे, लेकिन उस समय उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। अब जब आप जा रहे हो इंटरव्यू बोर्ड में, तो शायद आपने जॉब को ज्वाइन किया हुआ है, दूसरे जॉब को, तो आप यदि चाहते हो कि हम उसके बारे में डिस्कस करें, वो आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आप उसको डिस्कस कर सकते हो। या इस बीच में आपने कोई स्मॉल ट्रेनिंग ली हो या कुछ अचीवमेंट हुआ है, आप फॉर एग्जांपल मास्टर्स कर रहे थे, आपने उसको कंप्लीट कर लिया और आप चाहते हैं कि उस चीज को हाईलाइट करें, तो जब आपको इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या इस टाइप का जो मौका दिया जाता है, तो उसमें से आप अपने को रिप्रेजेंट करो, उसमें से बताओ कि हाँ ये सारी चीजें हैं। तो हमेशा जो भी है
आप कहीं भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, नहीं करते हो, या आप अपने फ्रेंड सर्किल में ही डिस्कशन करते हो। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि 3-4 कैंडिडेट मिल गए और खुद से अपना एक दूसरे का गाइडेंस देते हैं। आप किसी भी फॉर्म में करो, या कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, हम जैसे कैंडिडेट फॉर एग्जांपल जब मैं दे रहा था तो ठीक है, इट्स ओके, मैं जो भी है मैं कर सकता हूँ। आई विल गो, आई डिफेंड माई सेल्फ, व्हाटएवर आई एम नोइंग आई विल डिफेंड। तो ए लॉट ऑफ कैंडिडेट इस ढंग से भी होते हैं और वो सेलेक्ट होते हैं। तो आप जिस भी कंडीशन में हो, डीएएफ के हर वो एस्पेक्ट को जो कुछ भी लिखा हुआ है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज से पढ़े हुए हो, या कोई विवेकानंद स्कूल, विवेकानंद कॉलेज, या महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, या व्हाटसोएवर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी व्हाटसोएवर है, यदि आपकी यूनिवर्सिटी में एपीजे अब्दुल कलाम का नाम है, विवेकानंद का नाम है, तो ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि उस नाम के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप 4 इयर्स तक पढ़ते रहे और उनके बारे में कभी आपने देखा नहीं। इसका मतलब तो है ना कि आप सामने वाले को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, आप अपने आप में ही बिजी हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई रूममेट रहे 3 इयर्स के लिए, और 3 इयर्स के लिए रूममेट रहता है, और 10 इयर्स बाद पूछा जाए कि यार वो 3 साल आपका रूममेट का क्या नाम था, तो बोलोगे कि एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो 3 साल हमारे साथ रहा, तो हम लोग साथ में खाना बनाए, मूवी देखने गए, और उसका यदि आप नाम भूल रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपनी दुनिया में व्यस्त हो बहुत ज्यादा, या तो आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, या फिर कुछ और आपके साथ डिमेरिट्स है। तो थिंग्स यही होती है कि आप यदि एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, आपके यूनिवर्सिटी के नेम में एपीजे अब्दुल कलाम है, 4 इयर्स तक पढ़े, 3 इयर्स तक पढ़े, और यदि आप उसके बारे में नहीं जानते हो, डीएवी में आप 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स आप पढ़े, और दयानंद सरस्वती के बारे में आप नहीं जान रहे हो, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग, कि आप दूसरे को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप अपने आप में व्यस्त हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम डीएवी में पढ़ रहे हैं तो विवेक, ये दयानंद सरस्वती के बारे में हर वो चीज जाने, सत्यार्थ प्रकाश को लाइन वाइज सुनाए, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन उनके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डीएफ में जो भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल किसी के फादर का नेम कुछ और है, किसी के मदर का नेम कुछ है, तो आप फादर के नेम से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं तो आप उसके बारे में जानोगे, मदर के नेम से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं आप उसके बारे में जानोगे। किसी के फादर सपोज पुलिस में है, आप उनके बारे में जानो, उनके वर्क के बारे में। हाँ, अब उनसे ये नहीं पूछोगे कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो बताने के लिए, उनका जो वर्क है, जो जिसमें ये काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली है वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। लेकिन बेसिक्स जो पब्लिक डोमेन में है, अब वो तो आप जानोगे। कोई फॉर एग्जांपल मान के चलो कि किसी के फादर सपोज आर्मी में सूबेदार हैं, या किसी के फादर कैप्टन है आर्मी में, लंबे समय से सर्व कर रहे हैं, 20 से 25 ईयर्स। आपसे पूछा जाता है कि आप सबसे अधिक क्लोज किनके हो, तो बोलोगे मैं अपने फादर के सबसे क्लोज हूँ। अब आपसे पूछा जाता है कि बुलेट का साइज क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप अपने फादर के साथ इतने लंबे समय से रह रहे हो, आपने बोला कि सबसे क्लोज में कोई पर्सन है यदि, तो आपके फादर हैं, और आपके फादर का के बारे में जो भी है, आप बेसिक्स प्रिंसिपल चीजों नहीं को नहीं पूछ पाए फादर से कि ये क्या होता है, और आप डिफेंस फोर्सेस में, एक तरह से आप यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो, और आप बेसिक उनसे कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे हो। इसका मतलब क्या, हर आदमी जिससे बात जो भी करता है, फॉर एग्जांपल आप एक आर्ट्स ग्रेजुएट हो, लेकिन आपका जो बेस्ट फ्रेंड है एक डॉक्टर है, तो आप, ऐसा नहीं है कि सारी मेडिसिन का नाम जान जाओगे, लेकिन बेसिक्स तो मेडिकल के बारे में थोड़ी थोड़ी तो उससे कभी कभी कुछ कुछ डिस्कशन करोगे, यदि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो। सेम सिचुएशन है कि आप कहीं किसी शहर में रहे 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, आप उस शहर के बारे में कुछ बेसिक्स तो जानोगे। यदि नहीं जानते हो तो इसका मतलब है कि या तो आप 2 साल रूम में ही पैक रहे, आपको मतलब ही नहीं पता चला कि हम किस दुनिया में हैं। तो जो कुछ चीजें आपने लिखा है वो हमेशा उस चीज को करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपका जो डीएएफ है, एक तरह से जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू को उस ढंग से मानो कि इंटरव्यू एक तरह से क्वेश्चन पेपर है, और वो क्वेश्चन पेपर हर के लिए डिफरेंट है। आपके लिए डिफरेंट है, आपके फ्रेंड के लिए डिफरेंट है। और जितने एक तरह से कैंडिडेट गए, यदि 500 कैंडिडेट इस बार इंटरव्यू में अपियर होंगे, तो ऑल 500 के पास यूनिक सेट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का कॉमन आंसर हो,
लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो उनके अनुसार पोज किया जाएगा, लेकिन 100% आंसर इक्वल नहीं होगा। वो जैसे पूछते हैं ना कि कहते हैं कि 3 मजदूर एक मंदिर बनाने का या व्हाटसोएवर आप ले लो कि काम कर रहे थे। अब किसी ने एक से पूछा कि क्या कर रहे हो? तो बोला दिख नहीं रहा है, अंधे हो क्या? इतने गर्मी में मैं पसीना बहा करके ईंटें ढो रहा हूँ और तुम्हें पता नहीं चलता है कि क्या है? अंधा हो गया है? दूसरा आदमी से पूछता है, तो वो बोलता है सेम सिचुएशन, बोलता है क्या कर रहे हो भाई? तो बोलता है कि ऐसा है कि मैं अपनी जीविका कमा रहा हूँ, मैं अपने लिए रोटी कमा रहा हूँ। अब देखो, जो पहला बंदा था वो गुस्से में बोलता है कि अंधा हो गया हो क्या, ईंट ढो रहे हैं ये तुमको नहीं पता चल रहा है, ये मजाक उड़ा रहे हो हमारी गरीबी पे। दूसरा बोलता है कि मैं अपनी जीविका कमा रहा हूँ, अपने परिवार का पेट अच्छे तरीके से पाल सकूं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तीसरा आदमी बोलता है कि मैं भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूँ और ये मुझे बहुत खुशी देती है। तीनों को सेम सैलरी मिल रहा है, मीन्स सैलरी इन द सेंस नहीं कह सकते हो, डेली वेज लेबरर हैं यदि, तो तीनों को सेम मान के चलो कि 400 डेली का मिल रहा है, लेकिन तीनों का रिप्लाई अलग अलग है, क्वेश्चन सेम होते हुए भी। तो जिंदगी का जो हर पर्सन है, पर्सनालिटी टेस्ट में आपके क्वेश्चन सेट शायद समटाइम दो कैंडिडेट के कॉमन मिल सकते हैं, लेकिन आपके आंसर यूनिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन सेट भी आपके टोटली डिफरेंट होते हैं, ऑलमोस्ट चीजें डिफरेंट होती है। रिटन पार्ट में जाओगे तो पेपर 1 पेपर 2 आप सबको सेम मिलेगा, सेम क्वेश्चन सबको। 125 क्वेश्चन है तो सेम 125 क्वेश्चन सारे कैंडिडेट, 1 लाख कैंडिडेट हैं तो ऑल 1 लाख कैंडिडेट विल गेट सेम 125 क्वेश्चन। पेपर 2 में 4 ऐसे लिखना है तो यस 6 उसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन ऑल 6 सेम के लिए है, सबके लिए है। 2 आर्गुमेंट राइटिंग है, सबके लिए सेम है। फिर उसके बाद जाओगे तो लॉन्ग जंप सबके लिए सेम है। आपका यदि आप देखोगे लॉन्ग जंप सबके लिए सेम है। एक तरह से मेल के लिए ऑब्वियसली सारे मेल के लिए सेम है, फीमेल के लिए सेम है। फिर आपका जो रनिंग है तो सब मेल के लिए सेम है, ऑब्वियसली है, फीमेल के लिए वो उनका अपना अलग सेम है सबका। लेकिन इंटरव्यू में टू इनफैक्ट 2 ब्रदर भी होंगे, सेम मदर एंड फादर से पैदा हुए। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 21 में जो हैं वो 2 ब्रदर्स, ऑब्वियसली ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन मैं इस बार जो फर्स्ट टाइम ऐसा गाइड कर रहा हूँ जिसमें 2 भाई हैं, दोनों साथ में ऑब्वियसली रिटन क्वालिफाई। लेकिन दोनों भाइयों के जब डीएफ देखो तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों भाइयों के डीएफ में अंतर है, ठीक है ना, लॉट ऑफ डिफरेंसेस हैं। तो सेम फैमिली से, सेम मदर फादर से पैदा होने के बावजूद भी उनके डीएफ में बहुत सारी डिफरेंस है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि वो आपका यूनिक है, अलग है। तो ये करने की कोशिश करो कि जो भी डीएफ में है उसके स्मॉल स्मॉल नोट्स, आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं यानी बाई डिग्री, तो आप ऐसा नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर 8 किताब आप पढ़ने लगोगे, नहीं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो बेसिक्स हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अप टू पढ़ाया गया आपको, या कोई प्रोजेक्ट आपने फाइनल ईयर में किया, उसके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। आपने हिस्ट्री पढ़ा, सपोज हिस्ट्री 3 इयर्स ग्रेजुएशन में पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री की सारी बुक्स आप रटने लगोगे, लेकिन एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद एंशिएंट इंडिया को कब बोलते हैं, मिडाइवल इंडिया कब होता है, मॉडर्न इंडिया कब होता है, बुद्ध और महावीर में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। जैनिज्म और बुद्धिज्म के बेसिक प्रिंसिपल में सिमिलरिटी और डिफरेंस पता होना चाहिए। कुछ चीजें हैं, अकबर और जो अशोका हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो दिस इज नॉट अबाउट कि यू विल गो थ्रू डिटेल थेसिस, लेकिन बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो उसको स्मॉल स्मॉल नोट्स बनाने की कोशिश करो। जिनको भी इंटरव्यू के प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो वो आप इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर पे। और कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप ज्वाइन करते हो, नहीं करते हो, यदि जो भी सपोर्ट की जरूरत होती है, जो मेरे से हो सकता है, वो मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहता हूँ। ओके, थैंक यू।